हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर सिंक्रोनस मशीन्स का कंस्ट्रक्शन समझ रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस से मैंने कंस्ट्रक्शन की बात करना शुरू कर दी थी। सबसे पहले मैंने स्टेटर और स्टेटर फ्रेम की बात की थी। फिर मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटर कंस्ट्रक्शन जो अल्टरनेटर या सिंक्रोनस मोटर में एम्प्लॉय किए जाते हैं उस पर बात की थी, और डिफरेंट टाइप के जनरेटर्स, टर्बो जनरेटर, हाइड्रो जनरेटर, उसकी बात की थी। फिर मैंने आपको समझाया था कि डीसी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेशन कितने टाइप के दिए जा सकते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटर के साथ एक्साइटेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो उस पर मैंने बात की थी। अब एक्साइटेशन सिस्टम्स का पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आर्मेचर वाइंडिंग के डिस्कशन पर आई हूँ। फिर से थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा दूं। सिंक्रोनस मशीन में या से ऑल्टरनेटर में जो होता है, या सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर में फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो रोटर पर हम प्रोवाइड करते हैं। और वो फील्ड वाइंडिंग हमेशा डीसी फील्ड वाइंडिंग होती है, जिसको हम डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी डिफरेंट टाइप के डीसी एक्साइटेशन सिस्टम की मदद से। और साथ में आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है वो थ्री फेज की होती है, जो स्टेटर पर अप्लाई की जाती है। इस थ्री फेज वाइंडिंग के अक्रॉस जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होता है, थ्री फेज ईएमएफ। अब ये थ्री फेज ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है, तो रोटर पर प्लेस जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको डीसी एक्साइटेशन के थ्रू वहां पर पोल्स जनरेट होते हैं, उसको हम टरबाइन की मदद से उस रोटर को घुमा देते हैं। तो ये घूमते हुए पोल्स से जो फ्लक्स जनरेट होता है, वो घूमता हुआ फ्लक्स इस स्टेशनरी थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग को कट करता है, जिसकी वजह से थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होता है। और ये ईएमएफ जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरेटिंग स्टेशन पर जो पावर जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वो ऑल्टरनेटर्स या सिंक्रोनस जनरेटर्स की वजह से ही हो रही है। और यही ईएमएफ होता है जो आगे पूरे लोड्स को अक्रॉस वर्ल्ड इसी से पावर सप्लाई हो रहा है मोस्टली। अब तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का भी इंक्लूजन होता जा रहा है, पर कन्वेंशनल जो है वो यही तरीका है पावर जनरेशन का, कि ऑल्टरनेटर के थ्रू पावर जनरेट करके पावर सिस्टम में हम इस पावर को फीड करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट लोड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। मतलब आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर बेटा अगर हमने ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग के क्रॉस, इस ईएमएफ को अगर हमने साइनोसाइडल नहीं इंड्यूस होने दिया, या इसका पैटर्न साइनोसाइडल नहीं रहा, या अप्रोक्सीमेटली साइनोसाइडल भी नहीं रहा, तो पावर सिस्टम में हार्मोनिक्स आ जाते हैं, जिसका कॉज यही होता है ईएमएफ इंड्यूस होना, जो कि एग्जैक्टली साइनोसाइडल नहीं है या अप्रोक्सीमेटली भी साइनोसाइडल नहीं है। तो ये पावर क्वालिटी को डिसइम्प्रूव कर देता है हार्मोनिक्स जनरेट होने की वजह से। और पावर क्वालिटी ठीक नहीं रहेगी तो आगे पावर सिस्टम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो हमारा इंटायर सिस्टम जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, एसी वाले सारे इक्विपमेंट्स, कंपोनेंट, सबको इनपुट पर साइनोसाइडल पैटर्न में ही वोल्टेज चाहिए रहता है, चाहे सिंगल फेज हो, थ्री फेज हो, एनीथिंग। तो इसका मतलब आर्मेचर वाइंडिंग की डिजाइनिंग हमारी इतनी प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो वो, या मैकेनिकल प्लेसमेंट आर्मेचर कंडक्टर्स का इस तरीके से हो कि ईएमएफ जो इंड्यूस हो वो थ्री फेज ईएमएफ साइनोसाइडल पैटर्न का अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट इट शुड बी नियर टू साइनोसाइडल पैटर्न होना चाहिए। तो कुछ प्रिंसिपल्स है इस आर्मेचर वाइंडिंग को गवर्न करने वाले, उन प्रिंसिपल्स की मैं बात करूंगी। साथ में मैं टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग भी बताऊंगी, क्लासिफिकेशन भी दूंगी, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि कौन से आर्मेचर वाइंडिंग ज्यादा सपोर्ट करती है ईएमएफ पैटर्न के साइनोसाइडल होने को, और कौन से नहीं सपोर्ट करती। वो सारी चीजें मैं समझाऊंगी। पर अब पहले प्रिंसिपल की बात करूंगी उससे पहले मुझे थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देना है कि टर्न क्या होता है, कॉइल क्या होती है, और वाइंडिंग क्या होती है बेटा। ये सिंगल फेज के रिस्पेक्ट में मैं समझा रही हूँ। टर्न जो होता है वो हमेशा दो कंडक्टर्स की मदद से बनता है। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है टर्न का, और एक एंड फिनिश पॉइंट होता है। ये एक टर्न है। टर्न हमेशा, घुमाव जो बनता है वाइंडिंग का, वो हमेशा दो कंडक्टर से बनता है। और ये बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि एक कंडक्टर हमेशा नॉर्थ पोल के इम्पैक्ट में रहेगा, और दूसरा कंडक्टर हमेशा साउथ पोल के इम्पैक्ट में रहेगा। अब ऐसे मल्टीपल टर्न्स को जोड़ के हम बनाते हैं एक कॉइल। यहाँ पर जो मैं डायग्राम ड्रॉ की हूं, इसमें 6 कंडक्टर से मेरी कॉइल बनी हुई है, या कहिए 3 टर्न से मेरी कॉइल बनी हुई है।
तो 1 2 3 ये कंडक्टर और 4 5 6 कंडक्टर, ये 3 कंडक्टर नॉर्थ पोल के इम्पैक्ट में रहेंगे और ये 3 कंडक्टर साउथ पोल के इम्पैक्ट में रहेंगे। दिस इज द मस्ट। और ये जो प्रिंसिपल है जो गवर्न करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के डिजाइन को, इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही है कि हमेशा एक टर्न या एक कॉइल की बात करूं, टर्न रहने देते हैं, एक कॉइल के दोनों कॉइल साइड्स, एक फर्स्ट कॉइल साइड है, इस कॉइल की एक साइड ये वाली, दूसरी साइड वो वाली, तो एक कॉइल साइड हमेशा नॉर्थ पोल के इम्पैक्ट में होनी चाहिए, दूसरी कॉइल साइड हमेशा साउथ पोल के इम्पैक्ट में होनी चाहिए। आगे वो पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं, पर ये कॉइल्स ऐसी 3 कॉइल्स जोड़कर सीरीज में मैं एक वाइंडिंग बना सकती हूँ और ये सिंगल फेज वाइंडिंग है। ऐसी 2 और वाइंडिंग जो 120 डिग्री प्लेस्ड हो मैकेनिकली इलेक्ट्रिकली मैनेज करके, तो हम बाकी के 2 वाइंडिंग्स को इसके साथ स्लॉट्स में प्लेस करके हम 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग बनाते हैं। पर अभी मैं बेसिक सारे फंडामेंटल समझाने के सिंगल फेज के रिस्पेक्ट में समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल के बीच का रिलेशन भी लिख दिया है, उसकी भी अभी बात करूंगी जब जरूरत पड़ेगी तो। पर आप इस पर मेरा 2 4 वीडियोस पीछे आप इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल के बीच में ये रिलेशन कैसे डिराइव हुआ उसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा जो प्रिंसिपल्स गवर्निंग आर्मेचर वाइंडिंग है उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल यही है, द स्पैन ऑफ ईच कॉइल मस्ट बी इक्वल टू पोल पिच। मतलब एक कंडक्ट ये वाले कॉइल साइड अगर नॉर्थ पोल के इम्पैक्ट में आ रही है, मतलब नॉर्थ पोल के नीचे आने वाली स्टेटर स्लॉट्स में अगर ये 3 कंडक्टर रखे हुए, तो साउथ पोल के अंडर में आने वाले स्लॉट्स में ये 3 कंडक्टर रखे होने चाहिए। अब अगर मैं बात करूं, मेरी सिंक्रोनस मशीन 4 पोल की है, तो 360 डिग्री पर 4 पोल का प्लेसमेंट 90 डिग्री पर होगा। तो अगर यहाँ नॉर्थ पोल है तो यहाँ साउथ हो जाएगा, यहाँ नॉर्थ हो जाएगा और यहाँ साउथ हो जाएगा। तो इस नॉर्थ पोल के अंडर में अगर 3 स्लॉट्स आ रही है तो इन 3 स्लॉट्स में, मतलब फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट, थर्ड स्लॉट, और ये साउथ पोल के अंडर में आने वाली 3 स्लॉट्स, मतलब हो सकता है वो 10th 11th और 12th स्लॉट हो। तो फर्स्ट स्लॉट का जो कंडक्टर है 1 वाला और जो 4th वाला कंडक्टर है वो साउथ पोल के अंडर आने वाले पहले स्लॉट में रखा जाना चाहिए, मतलब 10th स्लॉट में, मतलब फर्स्ट स्लॉट और 10th स्लॉट में 1 और 4th कंडक्टर को रखा है। फिर सेकेंड कंडक्टर को और 5th कंडक्टर को सेकेंड स्लॉट और 11th स्लॉट में रखा है, और थर्ड कंडक्टर और 6th कंडक्टर को मैंने रखा है थर्ड स्लॉट और 12th स्लॉट में। इस तरीके से आप कॉन्जिक्यूटिव नॉर्थ पोल के अंडर आने वाले स्लॉट्स में जो कंडक्टर्स रखे हैं वो एक कॉइल साइड बनाएंगे, और नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव एडजेसेंट साउथ पोल के अंडर में आने वाले स्लॉट्स में रखे हुए कंडक्टर इसी कॉइल की दूसरी साइड बना देते हैं। तो कॉइल इन्हीं स्लॉट्स के कॉइल जो होगी वो इन्हीं पोल्स के बीच में फॉल होने वाले स्लॉट्स में रखकर बन जाती है। ये कॉइल इस तरीके से प्लेस की जाती है। तो पोल पिच कितना हुआ, मेरा पॉइंट है पोल पिच कितना हुआ 90 डिग्री। नॉर्थ पोल यहां रखा हुआ है, साउथ पोल यहां रखा हुआ है, तो पोल पिच कितना हुआ 90 डिग्री। तो फर्स्ट कंडक्टर और 4th कंडक्टर के बीच में भी मैकेनिकल डिग्रीज कितनी होगी 90 डिग्री। सेकेंड कंडक्टर और 4th कंडक्टर के बीच में भी मैकेनिकल डिग्री कितनी होगी 1 पोल पिच के बराबर, मतलब 90 डिग्री। थर्ड कंडक्टर और 6th कंडक्टर के बीच का भी एंगुलर डिफरेंस मैकेनिकल कितना होगा 90 डिग्री, मतलब 1 पोल पिच के बराबर। तो यही कहना चाह रहे हैं, द स्पैन ऑफ ईच कॉइल, द स्पैन ऑफ ईच कॉइल मतलब 1 और 4 के बीच का स्पैन, 2 और 5 के बीच का स्पैन, 3 और 6 के बीच का स्पैन जो होगा वो उतना ही होगा जितना कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का मैकेनिकल एंगल होगा, वही होना चाहिए। तभी तभी इसमें ईएमएफ अगर यहाँ पर प्लस पोलैरिटी डेवलप होती है और यहाँ पर माइनस पोलैरिटी डेवलप होती है, तो फिर यहाँ पर भी प्लस पोलैरिटी डेवलप होगी और यहाँ पर माइनस पोलैरिटी डेवलप होगी। नॉर्थ पोल ये तीनों जो आ रहे हैं नॉर्थ पोल के अंडर में, तो इसमें ईएमएफ प्लस इधर माइनस इधर होगा, और जो साउथ पोल के अंडर में आ रहे 4 5 6 कंडक्टर उसमें प्लस पोलैरिटी यहाँ होगी माइनस यहाँ होगी, और इसको जब हम ऐड कर देंगे तो ये ईएमएफ से एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मतलब यहां से जब हम चले
तो मुझे प्लस ईएमएफ मिला, ई मिला, और यहां से भी जब चलेंगे तो मुझे प्लस ई मिलेगा, तो दोनों का एडिशन होके 2E हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 कंडक्टर है तो 6E हो जाएगा यहाँ पर ईएमएफ। सारी बातें करेंगे। ये मेरा प्रिंसिपल का नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि ये कंडक्टर्स इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए कि इनके ईएमएफ एक दूसरे को सपोर्ट करे। ऐसा ना हो कि यहाँ प्लस पोलैरिटी और यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाए, तो ये तो सब्ट्रैक्टिव हो जाएगा। आप केवीएल लगा के देखना, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्टिव हो जाएगा। तो स्टार्टिंग एंड और फिनिश एंड के बीच में ईएमएफ मुझे 0 मिलेगा। तो ऐसे सिस्टम का मतलब क्या होगा? मतलब यहाँ पर कनेक्शन भी मैटर करता है। तो पहले 2 पॉइंट्स मैंने समझा दिए कि कॉइल साइड जो होती है उनके बीच का स्पैन पोल पिच के बराबर ही होना चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल ये था कि इनमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, मतलब एडिटिव होना चाहिए, सब्ट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए। आर्मेचर वाइंडिंग में थर्ड प्रिंसिपल ये है कि वाइंडिंग जो होती है वो सिंगल लेयर टाइप की भी हो सकती है, डबल लेयर टाइप की भी हो सकती है। सिंगल लेयर वाइंडिंग का मतलब है 1 कॉइल साइड पर स्लॉट, मतलब एक स्लॉट में आप एक कॉइल साइड रखें, या एक स्लॉट में अगर आप 2 कॉइल साइड रखते हैं तो ये डबल लेयर वाइंडिंग हो जाएगी। हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। इसके अलावा जो कि मैं शुरू से आज के लेक्चर में बताती आई हूं कि ईएमएफ जो इंड्यूस होना चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली या मैक्सिमम साइनोसाइडल पैटर्न का डेवलप होना चाहिए। अदरवाइज हमारे आर्मेचर डिजाइन का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ अगर नॉन साइनोसाइडल हुआ तो आगे जाके हार्मोनिक्स की और पावर क्वालिटी डिसइम्प्रूव होने की इमेंस प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो ये डिजाइनिंग जो होती है आर्मेचर वाइंडिंग की, इन पॉइंट्स को तो फॉलो करना ही है, साथ में और भी दूसरे डिजाइनिंग एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ईएमएफ को हमको ज्यादा से ज्यादा साइनोसाइडल पैटर्न की तरफ ले जाना है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब चलिए हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है आर्मेचर वाइंडिंग का। तो आर्मेचर वाइंडिंग आपकी सिंगल फेज टाइप की भी हो सकती है, पॉलीफेज टाइप की भी हो सकती है, सिंगल फेज या 3 फेज। मैं पॉलीफेज की नहीं बात कर रही हूँ, मैं 3 फेज की वाइंडिंग हो सकती है। तो ठीक है, सिंगल फेज सिंक्रोनस जनरेटर होगा या सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर होगी तो सिंगल फेज वाइंडिंग हो जाएगी आर्मेचर वाइंडिंग, और 3 फेज सिंक्रोनस मशीन है तो 3 फेज टाइप की आर्मेचर वाइंडिंग है। वाइंडिंग कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग भी हो सकती है और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग भी हो सकती है। कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग मतलब ये जो कॉइल साइड है वो पूरा का पूरा नॉर्थ पोल के अंडर में पास पास स्लॉट्स में हमने प्लेस कर दिया, और ये साउथ पोल के अंडर आने वाले स्लॉट्स में पूरी वाइंडिंग को हमने प्लेस कर दिया। मतलब ये सारे जो, ये अगर एक वाइंडिंग है, 3 कॉइल्स को मिला के 3 कॉइल्स को सीरीज में जोड़ के मैं एक वाइंडिंग बना रही हूँ, तो ये फर्स्ट कॉइल साइड जो है वो पूरी की पूरी नॉर्थ पोल के अंडर में आगे आने वाले स्लॉट्स में प्लेस कर दी, और सेकंड कॉइल साइड जो है वो पूरी की पूरी साउथ पोल के अंडर में आने वाले स्लॉट्स में प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर इसका मतलब हम स्टेटर की पूरी पेरीफेरी के स्लॉट्स को यूटिलाइज ना करके हम कॉम्पैक्ट मैनर में कुछ स्लॉट्स में ही एक कॉइल साइड रख रहे हैं और दूसरी कॉइल साइड दूसरे पोल्स के अंडर में हम रख रहे हैं। तो इससे पैटर्न आपका डिसइम्प्रूव हो जाता है, साइनोसाइडल पैटर्न प्रॉपर जनरेट नहीं होता है इससे। तो इसलिए कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग इज नॉट यूटिलाइज करना चाहिए या अप्रूव्ड नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग ही यूटिलाइज होनी चाहिए, मतलब पूरी पेरीफेरी पर जो स्लॉट्स कटी हुई है उनको पूरे को यूज करना चाहिए, ताकि ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का पैटर्न कैसा मिले, साइनोसाइडल मिले। और अलग टाइप का भी क्लासिफिकेशन होता है, हाफ कॉइल जिसको हेमीट्रोपिक बोलते हैं, ऐसी वाइंडिंग भी हो सकती है, होल कॉइल वाइंडिंग भी हो सकती है। बेटा ये सब समझाने के लिए मुझे डायग्राम ड्रॉ करना है, मैं 1 बाय 1 इनको लेकर आगे के वीडियोस में डिस्कशन करूंगी। सिंगल लेयर वाइंडिंग और डबल लेयर वाइंडिंग भी होती है, थोड़ा सा मैंने यहाँ बताया था, पर आगे जाके मैं डिटेल में इसकी भी बात करूंगी। लैप वेव और स्पाइरल वाइंडिंग भी होती है, तो इसके बारे में मैंने डीसी जनरेटर वाले वाइंडिंग पैटर्न में भी लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, स्पाइरल वाइंडिंग पर वीडियो बनाया था, पर यहाँ पर मैं फिर एक बार डिस्कशन करूंगी इसका बेटा। फुल पिच कॉइल वाइंडिंग और फ्रैक्शनल पिच कॉइल वाइंडिंग, यहाँ पर भी फुल पिच कॉइल वाइंडिंग यूज करते तो पैटर्न, साइनोसाइडल पैटर्न उतना अच्छा नहीं मिलता है, पर फ्रैक्शनल पिच कॉइल वाइंडिंग से हम ज्यादा टूवर्ड्स साइनोसाइडल ईएमएफ पैटर्न की तरफ जाते हैं। तो इस पर भी लॉन्ग डिस्कशन होगा ही होगा, और इनकी वजह से वाइंडिंग फैक्टर्स जनरेट होते हैं जिसमें ईएमएफ के एक्सप्रेशंस में वो वाइंडिंग फैक्टर्स आ जाते हैं। सारी बातें अपन करेंगे, अभी तो जस्ट मैं इंट्रोडक्टरी वो वर्ड्स प्रोनाउंस कर रही हूँ, वो शब्द बता रही हूँ, टर्मिनोलॉजीज बता रही हूँ आपको मैं।
इंटीग्रेटेड स्लॉट वाइंडिंग एंड फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग भी दो टाइप की वाइंडिंग्स होती है। अब क्या है ये आगे डिस्कस करूंगी, पर नेचुरली ये भी मदद करते हैं ईएमएफ पैटर्न को साइनोसाइडल बनाने में। तो उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग फॉर सिंक्रोनस मशीन और ऑल्टरनेटर्स। और ये पार्ट 1 मैं कहूंगी, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस मेरे आर्मेचर वाइंडिंग पर पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसी सीरीज चलेगी। जब आर्मेचर वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी तब हम ईएमएफ के एक्सप्रेशन को समझेंगे और आर्मेचर रिएक्शन और एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। तो उम्मीद है बेटा आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज मेरे आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए मेरे वीडियोस, ताकि उन्हें भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डेप्थ में जाने का मौका मिले। थैंक यू।